Hello everyone, welcome again to online session of Manu Law classes. I'm Dinesh Kumar, and in today's session, I will discuss with you most important topics of current legal GK from January 2024 to March 2024. तो आज की वीडियो में हम जनवरी से लेकर मार्च तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट लीगल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हम केवल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, ठीक है। इनके ऊपर डिटेल वीडियो हम हर महीने बनाते हैं, तो उसके लिए आप वहां से रेफर कर सकते हैं। इसका पर्पज ये है कि ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल भी ना छूटे। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम जनवरी के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट टॉपिक इज नो ह्यूमिलिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर समनिंग देम डायरेक्शंस बाय सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उनको बार बार समन करके हरास ना किया जाए या उनको ह्यूमिलिएट ना किया जाए। आप जैसे समझते हैं कि जो गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं उनको बहुत सारे पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। अब अगर कोर्ट बार बार उनको सम्मन करेगा तो कहीं ना कहीं ये उनका ह्यूमिलिएशन होगा और वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में डायरेक्शंस दी हैं। सेकंड, द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट फैक्ट फ्रॉम द एक्यूज्ड नॉट इन फॉर्मल पुलिस कस्टडी टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस। मींस इस न्यूज में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई एक्यूज्ड कोई जनरल फैक्ट की जानकारी देता है और वो पुलिस कस्टडी से नहीं लिए गए हैं तो वो उनको हम एविडेंस नहीं मानेंगे। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए किसी भी एक्यूज ने बहुत सारे फैक्ट हो सकते हैं। अगर हम फैक्ट की डेफिनेशन को ब्रीफ में समझें तो फैक्ट क्या होता है? एनीथिंग इज फैक्ट। तो दुनिया की सारी चीजें फैक्ट होती हैं। तो अब अगर यहाँ पर हम लिमिटेशन इंडियन एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल रेलिवेंट फैक्ट को ही हम कंसीडर करते हैं। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर कोई एविडेंस पुलिस के थ्रू नहीं आई है और वो कोई फैक्ट है जो कि एक्यूज से संबंधित है तो केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो एविडेंस नहीं बन जाएगा। थर्ड पॉइंट इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ऑरल इंफॉर्मेशन इफ डिटेन्यू इज टोल्ड द रीजन फॉर हिज डिटेंशन इन लैंग्वेज नॉन टू हिम। तो मतलब अगर किसी पर्सन को जो डिटेन किया गया है उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बता दी गई है तो उसको ऑरली इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो न्यूज रिलेट करती है स्टूडेंट्स, दिस रिलेट टू आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेट करती है और यहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। केस का नाम है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्या नाम है? डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट राइट टू क्लीन एयर इज फॉर ऑल एंड डाइवर्टिंग द ट्रक एंटरिंग दिल्ली इज ए वाइज सॉल्यूशन। तो देखिए राइट टू क्लीन एयर सबका अधिकार है और जो एक डिसीजन लिया गया कि जो दिल्ली में ट्रक एंट्री करने वाले होते हैं उनको बाहर से बाहर निकाल दिया जाए। मतलब अगर कोई ट्रक राजस्थान जाना चाहता है या हरियाणा जाना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली में एंट्री करके ही जाए। तो ये एक वाइज डिसीजन है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब हम आ जाते हैं राइट टू क्लीन एयर। तो राइट टू क्लीन एयर को हम रेफर करते हैं आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहां से रेफर करते हैं हम? आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हम इसको रेफर करते हैं। तो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो क्लीन एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं हमारे राइट टू लाइफ से संबंधित होता है। नेक्स्ट है नो प्रोविजंस टू पुट प्रीएम्प्टिव कर्ब्स फॉर हेट स्पीच स्टेट सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हेट स्पीच पर आप कुछ गाइडलाइंस बनाएं। और हेट स्पीच क्या है? हेट स्पीच एक ऑफेंस होता है जो कि आईपीसी में दिया गया है। अगर हम हेट स्पीच पे कुछ वो देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे सेक्शन 153 AA ऑफ आईपीसी, वो कहता है कि अगर कोई पर्सन इस तरह के भाषण देता है
जिससे धर्म के बीच में, जातियों के बीच में कोई किसी प्रकार का कोई क्लैश होता है, तो ऐसी स्पीच को हम हेट स्पीच मानते हैं। तो हेट स्पीच देना अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस है। नेक्स्ट है गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एड मेकिंग ग्रीन एनवायरमेंटल क्लेम। तो बेसिकली यहां पर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइन इशू करी है रिगार्डिंग द एड्स मेकिंग ग्रीन या एनवायरमेंटल क्लेम। तो अगर जब आप कोई एनवायरमेंटल क्लेम से संबंधित कोई गाइडलाइन देते हैं तो उसमें या कोई क्लेम करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में, तो वो आप झूठा क्लेम नहीं कर सकते। इसी से संबंधित एक इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। कहां पर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है हमारा अभी 2019 का, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो मतलब कोई भी पर्सन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता, नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस पीबी वाराले लीड्स टू द फुल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखो, जैसे आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी टोटल 34 जजेस हैं, 33 जजेस हैं और एक सीजीआई है, तो टोटल मिला के हम 34 कहते हैं। तो अब ये जस्टिस पीबी वराले जो अपॉइंट हुए हैं, तो इनके अपॉइंट होने से सुप्रीम कोर्ट में फुल स्ट्रेंथ हो गई है। नेक्स्ट, राइट ऑफ मदर एज नेचुरल गार्डियन इन चाइल्ड एडॉप्शन केस अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि जो एक मदर है वो पर्सन, वो क्या हो सकती है? वो एक नेचुरल गार्डियन हो सकती है। तो जनरली हम पहले मानते थे कि फादर ही एक नेचुरल गार्डियन हो सकता है, तो लेकिन ये फिर अगर हम माने कि केवल फादर ही नेचुरल गार्डियन हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है उसका वायलेशन है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक तो गीता हरिहरन का केस इस पर है, गीता हरिहरन के केस में भी ये कहा कि मदर कैन बी अ नेचुरल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, और इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। नाउ वी कम टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फरवरी। यूनियन कैबिनेट अप्रूव इंटरिम बजट। तो ये बजट पर है, तो बजट से संबंधित जो आर्टिकल है वो 112 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ये हमने आपके साथ अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। फिर क्या है? लॉ कमीशन लेड बाय जस्टिस ऋतुराज अवस्थी एडवोकेट्स रिटेंशन ऑफ क्रिमिनल डिफामेशन इन न्यू क्रिमिनल लॉ। अब पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अभी हमारे देश में 22nd लॉ कमीशन चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 22nd लॉ कमीशन चल रहा है, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है वो कौन है? ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, मींस जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस है, उसमें क्रिमिनल डिफामेशन को रिटेन रखना चाहिए। तो अभी अगर हम इस पे देखें तो डिफामेशन एक सिविल होती है जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट में पाई जाती है, और दूसरी डिफामेशन है हमारी जो सेक्शन 499 आईपीसी में दी गई है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि इसको क्या किया जाना चाहिए? तो पॉइंट ये था कि क्या डिफामेशन को एज ए क्रिमिनल ऑफेंस रखा जाना चाहिए या रिटेन किया जाना चाहिए नई भारतीय न्याय संहिता में। तो इस पर लॉ कमीशन ने अपना विचार दिया है कि हाँ, इसको रिटेन किया जाना चाहिए। नाउ रीट्वीटिंग कैन अट्रैक्ट द ऑफेंस ऑफ डिफामेशन, दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 फरवरी 2024 की न्यूज में ये कहा है कि अगर हम किसी न्यूज को कोई डिफामेटरी स्टेटमेंट को रीट्वीट करते हैं तो वो क्या हो सकता है? वो अपने आप में डिफामेशन हो सकती है। तो मतलब अगर किसी पर्सन ने एक डिफामेटरी स्टेटमेंट किसी दूसरे पर्सन के बारे में बोला या सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और अगर मैं उस पोस्ट को जो कि डिफामेटरी है नेचर में, उसको दोबारा से रीट्वीट करता हूं, तो ये डिफामेशन का ऑफेंस हो सकता है। मींस आई कैन आल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ डिफामेशन। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल मैंडेट रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। तो देखिएगा, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ
और वो कहता है कि अगर एक लड़का एक लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कल को अगर कोई लीगलिटी का या लीगल मैरिज का इश्यू आता है तो यहाँ से प्रूफ मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024 पास कर दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट रिजर्व जजमेंट इन केसेस इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑन लीगलिटी ऑफ सब क्लासिफिकेशन अमंग रिजर्व्ड कम्युनिटीज। हाँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल डिसीजन नहीं दिया लेकिन जजमेंट रिजर्व कर लिया है। अब ये क्या है देखिएगा, हमारे देश में ओबीसी को भी मिलता है, जनरल को भी मिलता है और एससी और एसटी को भी रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो जनरल को मिलता है रिजर्वेशन, जनरल को मिलता है 10% रिजर्वेशन, ठीक है, और ये अभी मिलने लगा है, पहले नहीं होता था ये। अब हम आते हैं ओबीसी, ओबीसी को 27% मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट है नॉन क्रीमी लेयर का। कौन सा कंसेप्ट है? नॉन क्रीमी लेयर। अब क्रीमी लेयर क्या है? अगर किसी पर्सन की इनकम एनुअल इनकम 8 लाख रुपए है तो वो पर्सन ओबीसी को बिलोंग करता है, मींस अदर बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करता है, तो वो ऑटोमेटिकली जनरल ट्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब लेकिन एससी एसटी में ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो मतलब अगर एक एससी है और वो 10 करोड़ रुपए साल के कमाता है तब भी उसके बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा। सिमिलर सिचुएशन एसटी के साथ है। तो अब यहाँ पर ये विचार किया गया, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जो एससी या एसटी हैं हमारे, इनको फर्दर सब क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो हो सकता है या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस तरह का डिसीजन दे या हमारी पार्लियामेंट इस तरह का कानून बनाए कि इसमें जो रिजर्वेशन है केवल उन्हीं एससी एसटी को मिलना चाहिए जिनको वास्तव में उसकी जरूरत है। ऐसा करना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लीगली करेक्ट है। ऐसा क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखिए अगर कोई पर्सन ऑलरेडी वेल ऑफ है और उसको फिर से हम रिजर्वेशन देते हैं तो ये कोई पॉइंट नहीं है। जबकि रिजर्वेशन का मेन कंसेप्ट यही था कि जो पर्सन जिस पर्सन को या जिस क्लासेस के पर्सन को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है उसको मिलना चाहिए। तो अगर हम सब कैटेगराइजेशन कर देंगे, सब क्लासिफिकेशन कर देंगे, तो हम जो रिजर्वेशन है हमारा वो एक टारगेटेड अप्रोच में होगा और जिस पर्सन को हम उसका बेनिफिट देना चाहते हैं उस पर्सन को ही रिजर्वेशन मिलेगा। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल पास हो गया पार्लियामेंट में। तो बेसिकली जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, मान लिया पुलिस का देखो, एसएससी का देखो, या फिर हमारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बहुत सारे, उसमें अगर कुछ अनफेयर मींस करते हैं, मींस जो लोग नकल करते हैं या नकल कराते हैं, उन सबको रोकने के लिए बिल पास कर दिया गया है। नाउ इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम स्ट्रक डाउन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। ये मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, इस पे केस का नाम था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ग्रीस लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। तो ग्रीस ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। हमारे देश में इसको भी लीगलाइज नहीं किया गया है। यूएसए में क्वेड बिल को पास किया गया है। तो ये क्वेड बिल संबंधित है, ये 4 देशों में कोऑपरेशन की बात करता है। फर्स्ट इज इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है राइट टू अडॉप्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी बच्चे को अडॉप्ट करना ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब इसको डिनाई किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है गुड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डॉटर नॉट अ ग्राउंड टू डिनाई शेयर इन फादर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो देखिए जैसे आप जानते हैं कि 2005 से पहले लड़कियां कोपार्टनर नहीं होती थी अपने पापा की प्रॉपर्टी में, लेकिन 2005 में जब अमेंडमेंट आया तो उसके द्वारा लड़की इक्वल राइट के लिए एलिजिबल है अपने पापा की प्रॉपर्टी में। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, तो जैसे ए एक फादर है और इसके बी डॉटर है और सी इसका सन है। तो यहाँ पर अगर इसके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है
तो शी इज एंटाइटल्ड फॉर 5 करोड़ एंड ही इज एंटाइटल्ड फॉर 5 करोड़ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आया कि भाई अगर डॉटर का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो क्या उसको अपने पापा की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी? तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भले ही उस लड़की के पास ऑलरेडी कितने ही पैसे हों, बट शी इज इक्वली एंटाइटल्ड टू गेट द शेयर इन हर फादर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, टेम्पररी बैन ऑन पतंजलि मेडिसिन एड्स बाय एससी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो पतंजलि पर टेम्पररी बैन लगा दिया है एडवर्टाइजमेंट पर, क्योंकि वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। चर्च ऑफ साउथ इंडिया ओपन टू रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो चर्चेज हैं उसके खिलाफ आर्टिकल 226 में रिट इशू की जा सकती है। अब अगर हम इसको देखें तो देखिए 2 आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक आर्टिकल है 226, तो ये रिट इशू होती है फॉर वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट, वायलेशन ऑफ एनी लीगल राइट प्लस फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 32 में जो रिट लाई करती है हम, वो आती है फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो उसके खिलाफ हम रिट में जाते हैं आर्टिकल 32 में। ये रिट सुप्रीम कोर्ट जाती है और ये रिट हाई कोर्ट जाती है। अब क्वेश्चन ये था कि चर्चेज ऑफ साउथ इंडिया CSI, क्या इनके खिलाफ रिट ज्यूरिडिक्शन में जाया जा सकता है? तो अगर चर्च किसी पर्सन के लीगल राइट का या फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं तो इनके खिलाफ भी रिट में जाया जा सकता है। Now we come to the important news of March. First is Citizen Amendment Act। तो ये Citizen Amendment Act जो आया है, इसमें जो 3 देश के रहने वाले लोग हैं, जिसमें कि हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, और जो पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस पे मैंने वीडियो बनाई है, और बांग्लादेश। इसमें अगर हिंदू धर्म को या सिख धर्म को या जैन धर्म के लोग हैं और वो माइनॉरिटी में हैं और अगर वो 2014 से पहले भारत में आ गए हैं तो उनको क्या दिया जा सकता है? उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट, ये इलेक्टोरल बॉन्ड हमने बताया आपको। नाउ डोलमा आंटीज केस। अब ये डोलमा आंटी केस भी मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया। इस डोलमा आंटी केस में क्या हुआ कि ये डोलमा आंटी है, एक लेडी है और ये काफी दिन से मोमोज बेचती थी। ठीक है, अब इन्होंने, ये बहुत दिन से मोमोज बेचती थी अपने ब्रांड नेम से, लेकिन इन्होंने क्या किया कि किसी दूसरे पर्सन ने इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया डोलमा आंटी के नाम से और इनको मिल गया ट्रेडमार्क। ठीक है, फिर सेम नेम किसी दूसरे पर्सन ने भी ले लिया, तो बाद में इन्होंने केस कर दिया इस पर्सन पे। तो कोर्ट ने उसको जो ट्रेडमार्क दिया था, यानी कि डोलमा आंटी के नाम से मोमोज बेचने का अधिकार, वो फिर रजिस्ट्री ने, यानी कि जो डिपार्टमेंट ये ट्रेडमार्क इशू करता है, उसने उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर दिया, यानी कि उस पर्सन जो कि अनऑथराइज्ड था उसको नहीं दिया ये ट्रेडमार्क, यानी कि जो रियल पर्सन था या रियल लेडी थी जिसका नाम था डोलमा आंटी, उनको ये दे दिया गया। नेक्स्ट इज वन नेशन वन इलेक्शन। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है एक कमेटी ने जिसका नाम है रामनाथ कोविंद कमेटी, और इसके चेयरपर्सन है रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं। तो इन्होंने सपोर्ट किया है इसको, वन नेशन वन इलेक्शन को। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब इलेक्शन होते हैं, जैसे आप देखेंगे आप नेक्स्ट मंथ में लोकसभा के इलेक्शन है, तो किस कैंडिडेट को कैसा कंडक्ट करना चाहिए, वो सब रूल आते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। नेक्स्ट, जस्टिस खानविलकर अपॉइंटमेंट एज न्यू चेयरमैन ऑफ लोकपाल। तो जस्टिस खानविलकर जो हैं वो नए लोकपाल बने हैं हमारे देश के, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट, अभी इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, और जिसमें 2 नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया है। तो इसको इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया कि इसमें से CGI को निकाल दिया गया है। तो पहले इस कमेटी में CGI होते थे, लेकिन अब वो नहीं है।
लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाने से मना कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब फॉर रिजर्वेशन। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस करा था एससी का, सिमिलरली एसटी को भी, जो एसटी जिनके पास थोड़े वेल ऑफ हैं, जिनके पास किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी सब कैटेगराइज किया जा सकता है। क्यों? ताकि वो टारगेटेड अप्रोच से हम रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट केवल उन लोगों को दे सकें जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। So dear students, I have discussed all these topics of last 3 months, January 2024, February 2024 and March 2024. Thank you so much for watching video. I will come again with more such videos. Till then, thank you very much. Goodbye.